निकाले गए सैकड़ों कर्मचारियों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का किया घेराव। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से निकाले गए कर्मचारियों का आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता दिख रहा है। शासन प्रशासन से किसी प्रकार की सहयोग नहीं मिलने से अब कर्मचारी काफ़ी उद्वेलित नजर आ रहे हैं। बीते दिनों चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट का घेराव किए। कर्मचारियों ने बताया कि शासकीय अधिग्रहण के बाद कोर्ट ने नई वैकेंसी पर रोक लगाया है, उसके बाद भी ठेके में कर्मचारी रखे जा रहे हैं, जो कि कोर्ट की आदेश का अवमानना है। इसके साथ ही आंदोलनरत महिला कर्मचारियों पर वेश्यावृत्ति करने का झूठा आरोप लगाने वाले को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है और हमारे पुराने वेतन को भी पुराने मालिकों के द्वारा नहीं दिया गया है। इसके साथ ही हम सभी कर्मचारी सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करने कई बार इच्छा जाहिर किए हैं, लेकिन हमें सीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में चिलचिलाती धूप में बैठकर जमकर नारेबाजी की, जिसकी जानकारी कलादास डहरिया ने मीडिया को दी। हम लोग 7 महीने से आंदोलनरत हैं। चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल मेडिकल के जो कर्मचारी हैं, अभी जो हम आए फिलहाल वो ये बात है, 3-4 बातों के लिए आए। एक तो ये है कि 12 करोड़ रुपया बकाया, हमारा न्यूनतम वेतन का बकाया है प्रबंधक चंदूलाल चंद्राकर का, वो आज तक नहीं दे रहा है। हमने प्रशासन को कई बार गुहार लगाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा ये है कि कॉलेज के अंदर, अस्पताल के अंदर जो संघर्षरत महिलाएं हैं, उनके खिलाफ ये वेश्यावृत्ति करते हैं करके चस्पा किया गया था पूरे कॉलेज में और अस्पताल में, लेकिन कोई प्रकार का ना आज तक की जो है ना उसके लिए FIR लिखा गया, न कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही। धड़ल्ले से वो लोग घूम रहे हैं। और मैं आज नामजद तरीके से बोलना चाहता हूँ कलेक्टर कार्यालय के सामने कि जो पीके जो पात्रा है, वहाँ का जो डीन है, वो डीन ही सब कुछ करा रहा है। दूसरा ये है कि हमको हाई कोर्ट से स्टे मिला है कि तृतीय वर्ग और चतुर्वर्ग के कर्मचारी जो है वो काम पे नहीं जाएंगे, नई भर्ती नहीं होगी, लेकिन कानून का अवमानना करते हुए ठेकेदारी के माध्यम से नया भर्ती किया गया है। अभी कम से कम 15-17 लोग वहां काम कर रहे हैं, तो कानून का पालन क्या हम मजदूर करेंगे? ये यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सरकार और वो सरकारी अस्पताल के अधिकारी कानून का पालन नहीं करेंगे। इस पर जल्दी रोक लगाया जाए। दूसरा, हम ये बात करने आए हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से सैकड़ों बार हमने आवेदन किया। हम आज जिला प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन संज्ञान में ले और हमसे बात कराए। लंबे समय से आंदोलनरत कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अब कमजोर होने लगी है। साथ ही शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलने से ये कर्मचारी काफ़ी उग्र नजर आ रहे हैं। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। धर्मगुरु की हुई हत्या से आक्रोशित मसीह समाज उतरा सड़क पर। हमलावरों का पुतला दहन कर ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन से की हत्यारों की फांसी की मांग। बीते दिनों बीजापुर में हुई ईसाई समाज के धर्मगुरु की हत्या को लेकर प्रदेश भर में मसीह समुदाय आक्रोशित होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज दुर्ग जिले में संयुक्त मसीह समाज के युवा सभा के नेतृत्व में दुर्ग के पटेल चौक में हमलावरों का पुतला फूंक कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इन दिनों प्रदेश भर में लगातार हो रहे मसीह समुदाय के धर्म स्थलों में तोड़फोड़ और लोगों से मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। वहीं बीजापुर जिले में पादरी शंकर तिमोथी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इन सभी बातों को लेकर संयुक्त मसीह समाज द्वारा पुतला जलाकर अपना आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि पास्टर यालम शंकर सहृदय मृदभाषी मिलनसार था और सताए हुए लोगों, जिनको घर से निकाल दिया जाता था, ऐसे लोगों की मदद क्या करते थे। इस कारण पूर्व में भी असामाजिक तत्वों द्वारा उनके एवं अन्य सेवक लोगों को नक्सलवादियों का नाम लेकर पर्ची फेंक कर धमकाने एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसकी सूचना सोशल मीडिया के द्वारा एवं संबंधित जिले के SP, SDOP और मतभेद थाना प्रभारी को भी दी जा चुकी थी, परंतु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके फलस्वरूप 17 मार्च को तथा कथित असामाजिक तत्वों के द्वारा घर में घुसकर यालम शंकर तिमोथी की हत्या कर दी। वहीं दूसरी ओर मसीह समुदाय के धर्म स्थलों में तोड़फोड़ और लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज की घटनाएं अब आम हो गई हैं। इन्हीं विषयों को लेकर मसीह समाज ने इस मामले की न्यायिक जांच कर दोषियों को फांसी की सजा की मांग रखी है और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की है। गोपालपट्टनम में हमारे एक पासवान के साथ एक घटना घटी। वो घटना ये घटी कि घर में घुस के एक व्यक्ति बुलाया, होली के एक दिन पहले घर से बुलाया पास्टर को, उनका नाम लेके वो बाहर निकले अपने परिवार के साथ।
परिवार के साथ जैसे निकले हैं 5 लोग नकाबपोश लोग वो आए और सीधा पास्टर जी के मुंह में बंदूक रख के 2 गोली मारे। ये बहुत निंदनीय बात है। और उससे भी निंदनीय जो है वो पास्टर गिर गए, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद पैर से छू के देख रहे हैं कि मरे कि नहीं है। ये तो और निंदनीय बात है। इसके लिए कहाँ आप लोगों ने शिकायत की है कहीं? आज हम लोग दुर्ग में शिकायत लेके आए हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के नाम से। हम इसमें न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और 6 आरोपियों जो लोग हत्यारे हैं, आरोपी नहीं बोलूँगा, हत्यारों के खिलाफ हम शिकायत दर्ज करने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी की। मसीहों के ऊपर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगा के उन्हें सताया जा रहा है, उनके चर्च में घुस के उन्हें मारा जा रहा है, उनके चर्च को तोड़ा जा रहा है। और इस विषय में हम देख रहे हैं कि मसीह समाज के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए वो उदासीनता को हम देख रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। इस वजह से मसीह समाज अभी आक्रोशित है और झूठा आरोप लगा के, जैसे कि अभी हम देखे हैं कि हमारे एक पास्टर यालम जो है बस्तर संभाग के हैं, उनका हत्या भी कर दिया गया है 5 नकाबपोशों के द्वारा, उन्हें लात से भी मारा गया है। ये बहुत ही हमारे लिए दुखदायी है। जिला अस्पताल बेमेतरा में बिना अनुमति घुसकर मरीजों से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत अस्पताल के डॉक्टरों ने की है। मामला बेमेतरा का है, जहां वेदिका डॉक्टर वंदना भेलोजे की वर्तमान सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला अस्पताल बेमेतरा में पदस्थ है और प्रथम श्रेणी अधिकारी है। वह स्त्री रोग विशेषज्ञ भी है। उनका कहना है कि पिछले दिनों अनुविभागीय अधिकारी संदीप ठाकुर द्वारा बिना अनुमति के मरीजों के परिजनों से अनाप शनाप सवाल करने लगे और जब अवैफिक वंदना भेले ने उन्हें ऐसा करने पर रोका तो उन्होंने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। वह विभागीय कार्य में बाधा भी डाली। को लगभग करीब 12 बजे के आसपास एसडीएम बेल जो संदीप ठाकुर जी हैं वो अपने 6-7 लोगों को लेकर आए और मैं जिला चिकित्सालय बेमेतरा में सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी खाली चेयर को लात मार के एक साइड की और बीच में सेंटर में अपनी चेयर लेकर बैठ गए और उन्होंने मुझे नज़रबंद कर दिया था और मेरे को किसी भी प्रकार की आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसे करके बिठा दिया। और इस तरीके की हरकत, जब मैं सिविल सर्जन क्लास 1 ऑफिसर होते हुए मेरे साथ इस तरीके का कार्य, इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो एक सामान्य महिला के साथ वो क्या नहीं कर सकते। जो वैक्सीनेशन टीम को जो खाना हम लोग देते थे उसमें उनके द्वारा मेरे सिविल सर्जन रहते हुए भी उन्होंने ओवर राइटिंग करके और बिल निकलवाया था और जिसकी जानकारी मेरे को नहीं थी और वहाँ पर सिविल सर्जन रहते हुए किसी और ने उसमें साइन किया हुआ था। जो ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य हुआ था उसका पूर्णता प्रमाण पत्र मेरे सिविल सर्जन के द्वारा जाना चाहिए था, लेकिन ये मेरे सिविल सर्जन के पैड पे एक चिकित्सा अधिकारी जो मेरे अंडर में है उसके द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था और उसके द्वारा ही पेमेंट किया गया, उस बेसिस पे उनके द्वारा पेमेंट किया गया था। और मैं इस सब चीज़ों से इतने दहशत में हूँ और इतनी डरी हूँ कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना और मेरे को हर जगह बदनाम किया जा रहा है जी। आपका जिला चिकित्सालय का भी नाम खराब हो रहा है जिसकी वजह से। अपना पूर्ण परिचय, पूरा नाम बताइए। मैं डॉक्टर वंदना भेले, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय बेमेतरा। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जानी मानी डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। जिला मुख्यालय
बेमेतरा के बेरला ब्लॉक मुख्यालय के ग्राम संडी स्थित है माता सिद्धि मंदिर, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के बाद मन्नतें बकरे की देते हैं बलि। देखिए यह खास खबर। जिला मुख्यालय बेमेतरा से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम संडी, जहां होली के दूसरे दिन तेरस पर्व शुरू हो गया। आपको बता दें कि 13 दिन तक मनाए जाने वाला इस पर्व में हजारों श्रद्धालु जुट रहे हैं। वहीं कई श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुरूप बकरे की बलि देकर भंडारा करवा रहे हैं। उधर प्रशासन की समझाइश व पाबंदी के बावजूद मंदिर परिसर व मंदिर क्षेत्र में मन्नतें पूरा करने बकरे की बलि दे रहे हैं। सिद्धि माता के दर्शन करने हजारों की तादाद में पहुंचकर दर्शन लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ बकरे की बलि की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारी बाकायदा मंदिर समिति व ग्रामीणों के बीच बैठक लेकर बलि प्रथा को बंद करने बाकायदा निर्देशित भी किया, लेकिन प्रशासनिक पहल पर आस्था भारी पड़ रही है। मंदिर परिसर के पास बकरे की बलि नहीं थम रही है। मंदिर में चल रही परंपरा के अनुसार मेला होली त्यौहार के ठीक दूसरे दिन शुरू होकर तेरस पर्व तक चलता है। कुल 13 दिनों तक इस मेले में प्रतिदिन हजारों की तादाद में बकरों की बलि दी जाती है। 1965 में एक ग्रह है जीवनलाल साहू डंगनिया का रहिया है वो जी हैं, वो यहाँ खेती करे लाए से 2-4 आदमी साथ में कर रही से ओकर पत्नी भाग के चल रहे रुकत नहीं रही से, तो ओकर दोस्त मन मजाक करे हैं कि छोटा सा पत्थर के निशान दिखत रही से देवी है, वो समय खेत रही से, तो देख के बोला मजाक करी कि मोर बाई रही जाए और मोर बाल बच्चा हो जाए, तैं बोला बोकरा बलि देहूँ मन्नत मांग होकर सो, ऐसे कि मजाक करी ओकर साथी मन। तो वैसने सन 1965 में वो बोले है और बलि ले तो खैर वो मन्नत होकर पूरा होली तब दी से, लेकिन वो दिन वो हुआ देवी ग्रुप वही दिन ले मतलब वो माने हैं जीवनलाल साहू है, और वही दिन से मतलब ओकर मनवा धीरे धीरे मनोरथ पूरा हो गया। ओकर बाल बच्चा होल हली से ओकर बाई भागे छोड़ दी, और होली के दूसरा दिन से तेरस मेला लगे धली, जहाँ 13 दिन के तेरस मेला लगते, और वही दिन मतलब वो बलि दे के खेत में, वो टाइम खेत रही से मंदिर नहीं रही से जी हाँ, तो वो खेती में मतलब आके मतलब मेला लगवाए है और वही दिन ले बलि देख चालू करे। 2 साल पहले मेरा बाल बच्चा नहीं हुआ था ना, उसके नाम से आना पड़ा यहाँ पर। कैसे मन्नत मांगने आए थे? मन्नत मांगने के लिए। तो आज हो गया है, 3 साल का बच्चे भी है मेरा वो। हाँ, आज कैसे मंदिर में मन्नत पूरा होने पर क्या किया आप? या बकरा दिया हूँ, मैं बकरा दिया हूँ। बकरा देने के बाद फिर मेरा छोटा भाई है वो भी मन्नत मांगा, उसका भी पूरा हुआ। फिर उसके बाद वो भी बकरा दिया, मन्नत पूरा होने के बाद ही बकरा देना पड़ता है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के तहत दंत परीक्षण व मुख की सफाई हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में किया जाएगा। तंबाकू से होने वाले कैंसर से बचाव के उपाय बताए, कैसे सुरक्षित मुंह को रखा जाता है, उनके बारे में लोगों को समझाया किया। निःशुल्क दंत परीक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय बेमेतरा में किया गया। डॉक्टर विजय रामन ने बताया कि प्रति वर्ष भारत में 12 लाख व्यक्ति कैंसर के पंजीकृत होते हैं, जिसमें से 40 प्रकरण तंबाकू उत्पादों के सेवन करने वाला व्यक्ति पाया गया है। इसका उपयोग के बारे में आप लोग बताएंगे डॉक्यूमेंट मैडम, है ना, और सही उपयोग करेंगे आप। चारा की पैदावार करके भी पैसा और नाम कमाया जा सकता है, यह सोचकर आपको जरूर अटपटा लगे, लेकिन यह सच है। दुर्ग के किसान राजेंद्र सिंह पट्टा ने चारा उगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि उनके इस नवाचार के कारण पूसा कृषि विज्ञान मेला में उन्हें सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि यह उपलब्धि उन्हें कैसे मिली। ऐसे किसान उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं जो बरसीन की खेती करते हैं लगातार कई वर्षों से। आइए जानते हैं कि आखिर लोग कई तरह के उत्पादन करते हैं। इन्होंने बरसीन जैसे चारा जो मिलना चाहिए पशुओं को, उसी को लेकर रुझान कैसे आया, कैसे इन्होंने ये प्रेरणा प्राप्त की, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे और कैसे आपको प्रेरणा मिली कि इस तरह का बरसीन का उपयोग करें, चारा की खेती करें?
नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं ग्राम चेवरा सिरसा दमदा रोड पे हमारा फार्म है। वहाँ पे हमने जो हमारा पेरेंटल बिजनेस था वो था डेयरी फार्म, और डेयरी फार्म करते करते हमें ये लगा कि भाई चारा एक सबसे महत्वपूर्ण इशू है जो कि हर जगह नज़रअंदाज हो जाता है, और उसके ऊपर ध्यान देते देते फिर हमने इसके प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान दिया। साइलेज मेकिंग यूनिट तैयार किया जिससे कि हम चारे को स्टोर करके पहला प्रोसेसिंग प्लांट छत्तीसगढ़ का हमने लगाया, और आज हम शारदा ग्रुप जो वचन के नाम से दूध आता है उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उनको लगातार वर्ष भर हम चारा सप्लाई करते हैं। कितने एकड़ में इसका उत्पादन कर रहे हैं? लगभग 200 एकड़ के लगभग हम अभी आज की डेट में सिर्फ चारे की खेती कर रहे हैं। इसमें नेपियर है और जो कि साल भर हमको चारा देता है। उसके बाद में जैसे ही ठंड का सीज़न आता है तब हमें बरसीन है जो हमें चारे की उपलब्धता पूरी करता है, और उसके बाद में फिर मकई है। धान की खेती करने के बाद हम किसानों से ज़मीन लेके उसमें मकई की खेती करते हैं। कई किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ इंटीग्रेशन में मकई का खेती करते हैं, और उनसे हम बाईबैक करके और उसको प्रोसेसिंग करके फिर हम बेचते हैं। यहाँ पे जो खेती देखा जाता है धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो आप क्या यहाँ के कृषकों से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आपके जो उत्पाद कर रहे हैं उसके ओर रुझान बढ़े उनका? देखिए, धान की खेती बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बरसात के समय में एक वो बढ़िया खेती है जो कि छत्तीसगढ़ में लोगों ने सीखी हुई है। मगर दिक्कत आती है कि धान के बाद किसान क्या करे। गेहूं एक विकल्प है, तो गेहूं हमारे छत्तीसगढ़ में जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है कि गेहूं का उत्पादन उतना आ नहीं पाता, किसान को बचत नहीं हो पाती है। दो विकल्प बचते हैं उसके बाद में कि अगर आप भाई मकई की खेती करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, और एक दूसरा विकल्प के तौर पे आता है कि आप बरसीन की खेती कीजिए, उसको सुखाइए, सुखा के हमारे साथ टाई अप कीजिए, हम उसको बायबैक करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक IPO भी बनाया जाए, FPO, जो कि राज्य सरकार और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, जिससे हम किसान भाइयों को जोड़ सकें और उसकी एक मार्केटिंग करने के लिए हम माध्यम बन सकें। अभी एक अच्छा पुरस्कार आपको मिला है, वो किस तरह का पुरस्कार है और कितने गर्व की बात है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए? बहुत गर्व की बात है कि देखिए, छत्तीसगढ़ से मैं एकमात्र किसान हूँ जो वहाँ पहुँच पाया हूँ, और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के हमारे जो अंजोरा वेटनरी कॉलेज है, उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया। उन्होंने ये मुझे इस लायक समझा कि हाँ भाई ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे अवार्ड में जो भी पूरे देश में से जो 52 या 53 लोग आए थे वहाँ पे, उनमें मैं एकमात्र था जो हरे चारे पे इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। और ये सम्मान की बात है मेरे लिए भी और हमारे सहयोगियों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए भी, कि हमने एक नई पहल चालू की है जिससे कि आगे आने वाले टाइम में लोगों को भी अच्छा रोज़गार भी मिलेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने एक अच्छी योजना की शुरुआत की है, गोठान। उसमें बहुत सारे चारा है, अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री से क्या चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा कि ये जो बरसीन की खेती है या ये चारे की खेती है, इसको और प्रोत्साहित किया जाए इसको करने के लिए। क्या है कि किसान तो देखिए ऐसा है कि वो एक पद्धति पे चले आ रहे हैं, बदलने में उन्हें थोड़ा समय लगता है। गौठान एक बहुत ही बेहतरीन पहल है जिसका रिज़ल्ट दिखना भी शुरू हो गया है कि भाई जानवरों का संरक्षण ज़रूरी है। अगर कल हमको ऑर्गेनिक खेती करनी है, अगर हमारे पास जानवर ही मवेशी नहीं रहेंगे, हमारी गौ माता नहीं रहेगी, तो हम ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे कहाँ से? भाई केमिकल के भरोसे कब तक? तो भाई आज नहीं तो कल आपको ऑर्गेनिक में जाना है, तो ऑर्गेनिक में जाना है तो भाई आज पहल तो हुई और वो दिन ब दिन तरक्की ही हो रही है, उसमें कमी किसी बात की नहीं है। और ये है कि अब थोड़ा सा उसमें और कुछ फंड की व्यवस्था करके उन जानवरों के ऊपर ये मत सोचा जाए कि खाली उनका पेट भरना है, उनको ज़िंदा रखना है, उनकी नस्ल भी सुधारनी पड़ेगी हमें। उसकी नस्ल सुधारने के लिए हमें उन्हें अच्छा प्रोटीन वाला राशन देना पड़ेगा कि भाई जैसे हर चीज़ में चावल में भी काम हुआ है कि भाई अच्छी प्रोटीन का चावल है, कोई किसी में सोयाबीन है तो उसमें अच्छी और प्रोटीन है, तो ऐसे चारों के ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि काम हो और गोठान के माध्यम से हो तो और अच्छा होगा। अक्सर क्या होता है, किसान पढ़ा लिखा कम होता है, लेकिन आप एक पढ़े लिखे हैं, किस तरह की ग्रेजुएशन किए हैं, क्या किए हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? जी, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है प्रोडक्शन में और MBA किया हुआ है प्रोडक्शन में। कुछ वर्ष एक आध वर्ष मैंने नौकरी भी की फ़िलिप्स इंडिया में। उसके बाद फिर मैं वापस अपने पेरेंटल बिजनेस में आ गया जो था, और उसी में तब से लगातार निरंतर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। भविष्य में किस तरह की योजना है आपकी? भविष्य में हमारा यही है कि हम अपने क्षेत्र में कम से कम इतना काम कर लें कि
जो अभी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि डेयरी फार्मर के पास खिलाने के लिए राशन नहीं है, राशन है तो वो बहुत महंगा है। दूसरी समस्या ये है कि पैरा जो है वो पैरा अभी देख लीजिए पिछले 2-3 सालों में आप पैरा कुट्टी की जो पैरा की कुट्टी है जिसको कि खिलाया जाता है मवेशियों को, उसका ट्रेंड ऐसा होते जा रहा है कि वो 2 रुपये 2.5 रुपये से अभी 3.5-4 रुपये तक पहुंच गई, जबकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो शून्य हैं। वो सिर्फ पेट भरने के लिए, अगर एक किसान पेट भरने के लिए 4-4.5 रुपये का ये खर्च करेगा तो उसको बचेगा कुछ नहीं, वो दूध क्या निकालेगा और बेचेगा कितने में। सेम ऐसे ही मछली के साथ भी है, क्योंकि उनको भी जो राशन चाहिए वो भी बहुत महंगा हो गया है। सेम पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ भी है कि उनको जो राशन चाहिए वो भी महंगा हो गया है। तो इससे बेटर है कि हमारे किसान भाई अगर ये उत्पादन शुरू कर दें तो वो जो इंडस्ट्री हमारी जो कि मार खा रही है वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जुड़े हुआ चीज़ है, पूरा का पूरा किसानी का एक चक्र है कि इसको साथ में अगर चलाया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये आपने सुना यहाँ के किसान हैं और बहुत अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं और एक प्रेरणा का भी काम कर रहे हैं कि अन्य किसान भी अगर इन्हीं के तरह बाशिंद और बाकी सारे उत्पाद करेंगे तो उनको पशुओं को भी चारा बेहतर मिलेगा और भविष्य भी उनका उज्जवल हो सकता है। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत।